अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने handyhand.pk के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन प्रेस कर दें। आज हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है फॉर कस्टमर्स और कॉन्ट्रैक्टर आल्सो। आज की इस वीडियो का टॉपिक है 10 मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग आवर रेनोवेशन प्रोजेक्ट। रेनोवेशन का प्रोजेक्ट करते वक्त और करवाते वक्त ये 10 मिस्टेक्स जो हैं इनसे आपने बचना है। पहला पॉइंट है जी फर्स्ट विज़िट। फर्स्ट विज़िट कस्टमर और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फर्स्ट विज़िट पे आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस करने एज अ कॉन्ट्रैक्टर। अपने कस्टमर को हर चीज़ को नोट डाउन करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करनी है चीज़ें उसको कि ये काम हो सकता है, ये नहीं हो सकता। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है उसको अंडरस्टैंड करना है, वो कौन सी वर्कमैनशिप चाहता है, कैसा मटेरियल यूज़ करना चाहता है और क्या मेजरमेंट्स हैं। आपने हर चीज़ को प्रॉपरली नोट डाउन करना है। नॉर्मली देखा गया है कि जो टिपिकल ठेकेदार हैं वो जब विज़िट करते हैं तो वो सरसरी सा मुआयना करते हैं पूरे घर का या साइट का और अपने जहन में एक स्कीम सोचते हैं कि यार मुझे इतने पैसे बच जाएंगे और उस वक्त कस्टमर को खुश करने के लिए हर बात में कह रहे होते हैं सर जी ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। रियलिस्टिक अप्रोच ये नहीं है। रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि कस्टमर से मैक्सिमम क्वेश्चंस किए जाएं और उससे पूरी डिटेल ली जाए कि एक्चुअली उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है और वो क्या काम करवाना चाहता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन गैप अगर होगा कस्टमर और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान पहले विज़िट से लेके आखिरी दिन तक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन भी, तो वो प्रोजेक्ट कभी भी जो है पाया तकमील तक नहीं पहुंचेगा सक्सेसफुली और डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं। देखा गया ये मार्केट में बैड एक्सपीरियंसेस हैं कि कम्युनिकेशन गैप होता है। मिसाल के तौर पे टेक्निकली कस्टमर चाह रहा है कि मुझे ये काम करवाना है, अब वो कॉन्ट्रैक्टर जो है सरसरी सा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है और अपनी मर्ज़ी से चीज़ बना कर ले आता है। बाद में इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं। इसी तरह मैक्सिमम क्वेश्चन करने से कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स का भी प्रॉपर अंदाज़ा होता है कॉन्ट्रैक्टर को, और कम्युनिकेशन डेली बेसिस पे होने से भी प्रोजेक्ट अच्छे रिजल्ट्स सामने आते हैं। तीसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बजटिंग। कोटेशन तक जाने से पहले सारे पॉइंट करने बहुत ज़रूरी हैं कवर, कॉन्ट्रैक्टर को भी और कस्टमर को भी। बजटिंग क्या चीज़ है? नॉर्मली कस्टमर जब बुलाता है कॉन्ट्रैक्टर को तो उसके माइंड में चल रहा होता है कि मैं इससे पूछूं कि ये मेरे काम है और मुझे ये एक एस्टिमेशन दे दे। तो रियलिस्टिक अप्रोच ये नहीं है। आप उस वक्त तुक्के लगा सकते हैं कि जी इतने पैसे आपके खर्च होंगे, कस्टमर उसमें जज करता है कि जो सस्ता है मैं उसको काम दे देता हूँ। लेकिन बजटिंग कस्टमर को अपनी खुद करनी है पहले। बजटिंग क्या है कि उसकी पॉकेट किस काम की इजाज़त दे रही है उसको, क्या स्कोप ऑफ वर्क वो इन पैसों में अचीव कर सकता है, कौन सा मटेरियल लगाना है उसने। मिसाल के तौर पे बाथरूम रेनोवेट होना है तो कस्टमर पहले डिसाइड करे कि उसने मास्टर की टाइल्स लगानी है, उसने महंगी टाइल्स स्पेनिश टाइल्स पे जाना है या उसने मास्टर से भी सस्ती टाइम की टाइल्स लगवानी है। जब तक वो अपनी चीज़ें खुद से डिसाइड अपने बजट को एलोकेट खुद को नहीं करेगा वो कॉन्ट्रैक्टर से प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं ले सकता, और कॉन्ट्रैक्टर भी जब तक उसको बजटिंग करके नहीं देगा या उसको हेल्प आउट नहीं करेगा या उसको बताएगा नहीं कि आपको बजटिंग के बगैर एस्टिमेशन में नहीं दे सकता, तब तक वो प्रॉपर एस्टिमेशन भी नहीं बनेगा। होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर के माइंड में होता है कि ये काम 20 लाख रुपए का है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि यार मेरे पास तो 5 लाख रुपए है, मैंने 5 लाख रुपए में रेनोवेशन करवानी है। जब वो कोटेशन देता है तो फिर वो टाइम वेस्ट होता है उसका भी और कस्टमर का भी। तो कस्टमर के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी बजटिंग करना, अपनी चीज़ों को समझना कि मुझे ये स्कोप ऑफ वर्क इस मटेरियल इस क्वालिटी के अंदर इस टाइमलाइन के अंदर और इस तरह की वर्कमैनशिप के अंदर मुझे चाहिए। वंस वो उसका होगा बजटिंग तभी वो प्रॉपर कोटेशन के लिए डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कोटेशन। कोटेशन तक पहुंचने के लिए मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि अंडरस्टैंडिंग स्कोप ऑफ वर्क की होनी पहले विजिट पे ज़रूरी है, बजटिंग होनी ज़रूरी है और कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन के बगैर कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर एक दूसरे को कभी एक पेज पर नहीं आ सकते, एक दूसरे को समझ नहीं सकते। कोटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? कोटेशन एग्जीक्यूशन से पहले का लास्ट पॉइंट है जिसकी बेस पे चीज़ें डिसाइड होती हैं कि अब ये काम एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना है। कोटेशन जब तक डिटेल नहीं होगी कस्टमर
समझ नहीं पाएगा कि उसका काम किस नोयत का हो रहा है। डिटेल कोटेशन से मुराद मेरी ये है, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई किचन बना रहे हैं तो जब तक आप उसमें शीट्स की प्राइसेस, उनकी क्वालिटी, उनके ब्रांड नेम को मेंशन नहीं करेंगे, कस्टमर को क्लैरिटी नहीं आएगी कि आप इस पैसों में क्या चीज़ उसको कोट कर रहे हैं। इसी तरह कस्टमर को भी कम्युनिकेशन करके ये अंडरस्टैंडिंग बिठानी है, क्वेश्चंस करने हैं उस कोटेशन के अंदर कि आया वो एक गुम कोटेशन है टिपिकली जो ठेकेदार बनाते हैं, कि मिसाल के तौर पर कोई सैनिटरी का काम है या प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिकल की कोई टास्क है तो उसमें एक जर्नल लिख दिया कि जी ये बाथरूम के पाइप चेंज हो रहे हैं और इतने पैसे लगेंगे। उसमें आपको क्लैरिटी से मेंशन करना है कि इस ग्रेड के पाइप लग रहे हैं, ये PPRC यूज़ हो रहा है इस ब्रांड का, इस ग्रेड का यूज़ हो रहा है, ये UPVC यूज़ हो रहा है ड्रेन के लिए, और उसके बाद सिविल वर्क ये है, उसका मटेरियल इतना है और ये चीज़ें उसमें यूज़ होंगी, ये प्रोसेस होगा, ये टाइमलाइन होगी। ये है एक डिटेल कोटेशन। प्रोफेशनल कंपनी डिटेल कोटेशन पे बिलीव रखती है क्योंकि ये रियलिस्टिक अप्रोच है, लेकिन जो ट्रेडिशनल ठेकेदार हैं वो महज काम लेने के लिए वो उस वक्त तो कह रहे होते हैं कस्टमर को कि ठीक है सर ये हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक्चुअली में डिस्प्यूट्स आते हैं इस अप्रोच से काम करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विजिट हो गया है, सेकंड पॉइंट कम्युनिकेशन चल रही है कस्टमर की और कॉन्ट्रैक्टर की, अंडरस्टैंडिंग बैठ गई है और कोटेशन तैयार हो गई है। चौथा पॉइंट आ जाता है निगोशिएशंस और डिस्काउंट्स और चीज़ों को फिनिशिंग की तरफ लेके जाना कि आया ये प्रोजेक्ट इस कॉन्ट्रैक्टर ने करना है या नहीं करना है। इस पॉइंट पे कस्टमर और कॉन्ट्रैक्टर जो है वो साइड पर या किसी ऑफिस में, अपने ऑफिस में बैठकर मुलाकात करते हैं, चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं दोबारा से और निगोशिएशंस होती हैं। कॉन्ट्रैक्टर चाह रहा होता है कि मुझे ये काम मिल जाए और समटाइम ट्रेडिशनल ठेकेदार जो हैं वो उस वक्त काम लेने के लिए हर तरह के प्रोमिसेस कर लेते हैं कस्टमर से जो बाद में उनसे फुलफ़िल नहीं होते। वो फुलफ़िल करने के लिए उनको चोरी चकारी करनी पड़ती है, टाइमलाइन डिस्टर्ब होती है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ ये ताली बेसिकली दोनों हाथों से बजती है। कस्टमर को भी उस पॉइंट पे समझना है कि मैं नेगोशिएशंस कर रहा हूँ, मैंने अगर ये प्रोजेक्ट इसको अवॉर्ड करना है तो मैं चीज़ें क्लियर कर लूँ, मैं इसको इतना ज़्यादा प्रेशर में ना लेकर आऊँ नेगोशिएशंस के दौरान कि ये अपने मार्जिन्स इतने कम कर दे कि बाद में वो काम उससे हो ही ना पाए। और अक्सर देखा गया कि ऐसी सिचुएशंस में डिस्प्यूट्स के साथ साथ अक्सर तो ठेकेदार भाग ही जाते हैं क्योंकि उनसे फिर वो चीज़ें फिनिश नहीं हो रही होती, उनसे एग्जीक्यूशन में ये सारी चीज़ों के ऊपर काम नहीं हो पा रहा होता। निगोशिएशंस और डिस्काउंट्स में रियलिस्टिक अप्रोच को यूज़ करना चाहिए फ्रॉम बोथ साइड्स ताकि काम एग्जीक्यूशन में किसी किस्म के डिस्प्यूट का सामना ना करे। और निगोशिएशंस के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। इस पॉइंट पे अक्सर देखा गया है कि टिपिकल ठेकेदार काम लेने के लिए कुछ भी कमिट कर लेते हैं और कस्टमर भी उस पॉइंट पे कहता है कि ठीक है मैंने इसको काम देना है, ओके तुम काम स्टार्ट कर दो। लेकिन प्रोफेशनल कंपनीज़ या रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि इस पॉइंट पे रिटन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है जो दोनों पार्टीज़ साइन करें। दोनों पार्टीज़ इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेंगी जिसमें दोनों पार्टीज़ के ज़िम्मे जो जो काम है वो क्लियरली मेंशन होगा और दोनों पार्टीज़ उन कामों को उस टाइमलाइन में उस पेमेंट टर्म्स के मुताबिक करने की अहल हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि काम के दौरान किसी किस्म का डिस्प्यूट नहीं आएगा, वारंटीज़ क्या होंगी, एग्रीमेंट्स में सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं, किस क्वालिटी का काम होगा, कोटेशन साथ अटैच की जाती है, पेमेंट टर्म्स लिखी जाती हैं जिसको म्यूचुअली साइन किया जाता है। टिपिकल ठेकेदार चूँकि इस पॉइंट पे एग्रीमेंट्स नहीं बनाते तो बाद में डिस्प्यूट्स होते हैं, बाद में चीज़ों पर लड़ाइयाँ होती हैं। मार्केट में देखा गया कि कस्टमर बाद में लड़ रहा होता है कि यार मैंने ये चीज़ कही थी लगाने की, तुमने ये लगा दी है। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्रोफेशनली बनकर साइन नहीं होगा एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जाना चाहिए किसी भी एक पार्टी या दोनों पार्टीज़ को। अब एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट के बाद सातवां पॉइंट आ जाता है वर्क प्लान या जिसको हम आम ज़ुबान में बोलते हैं चाल। जब तक कॉन्ट्रैक्टर के पास वर्क प्लान डिटेल में नहीं है, चाल नहीं है, वो कभी भी काम को एक तो अच्छे तरीके से फिनिश नहीं कर सकता, दूसरा टाइमलाइन के अंदर रहकर भी काम को एग्जीक्यूट करना उसके लिए नामुमकिन होता है। वर्क प्लान कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है बनाकर कस्टमर को देना,
वर्क प्लान प्रोग्रेस बेस होता है, उसके साथ पेमेंट टर्म्स भी बनी होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली चलती हैं। सेकेंडली जो साइड पे काम होना है डेली बेसिस पे, उसको डेली बेसिस पे क्या आवरली बेसिस के ऊपर डिवाइड करना चाहिए। प्रोफेशनल कंपनीज तो वर्क प्लान प्रोवाइड करती हैं, लेकिन नॉर्मल ठेकेदार जो हैं वो उस वक्त बस सर स्टार्ट हो रहा है काम, लड़के आ रहे हैं, बंदे आ रहे हैं, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, लेकिन इन रियलिटी वो एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं होती। तो वर्क प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करना है अपने कस्टमर को काम को स्टार्ट करने से पहले, और उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर भी करना है कि ये जो वर्क प्लान दिया है ये मॉनिटर भी हो रहा है कि नहीं, इसके अकॉर्डिंगली काम भी एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। वर्क प्लान के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, 8वां पॉइंट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है हाई क्वालिटी सुपरविजन। किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस उसकी सुपरविजन के ऊपर डिपेंड करती है कि आया सुपरवाइज़र इतना कैपेबल है कि जो वर्क प्लान के अकॉर्डिंगली डेली बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे उस काम को एग्जीक्यूट करवा रहा है। ना सिर्फ टाइमलाइन अचीव कर रहा है बल्कि क्वालिटी को भी मॉनिटर कर रहा है, और इस चीज़ को वो मेक श्योर करता है कि जो भी मटेरियल लग रहा है, जो भी वर्कमैनशिप है, आया वो हाई क्वालिटी सुपरविजन में से गुजर के लग रही हैं या महज चीज़ें आकर मार्केट से इंस्टॉल हो रही हैं। तो हाई क्वालिटी सुपरविजन आम ठेकेदार की बस की बात नहीं है, क्योंकि एक तो वो अच्छे सुपरवाइजर्स को अफोर्ड भी नहीं करते, और दूसरा वो जिस कॉस्ट पे काम करते हैं उसमें सुपरविजन करना भी नामुमकिन है। तो प्रोफेशनल कंपनीज हाई क्वालिटी सुपरविजन रखती हैं ताकि डिस्प्यूट्स ना आए, टाइम पर काम ख़त्म हो और हाई क्वालिटी फिनिश आए काम की। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी 9th पॉइंट, और वो है सिलेक्शंस एंड डिज़ाइनिंग। अब मैं आपको बताता चलूँ कि मोस्टली प्रोजेक्ट्स में आर्किटेक्ट और कस्टमर की तरफ से एग्जीक्यूटर को यानी कॉन्ट्रैक्टर को डिज़ाइंस प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही अवेलेबल होते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रन टाइम में एग्जीक्यूशन के टाइम पे चीज़ें सिलेक्ट करनी होती हैं मार्केट में जाके, या घर पे सैम्पलिंग करनी होती है। इसी तरह कुछ पार्शली डिज़ाइनिंग भी इन्वॉल्व होती है वहाँ पे। मिसाल के तौर पे अगर पहले डिज़ाइंस नहीं बने हुए तो रन टाइम में रेनोवेशन के प्रोजेक्ट में ज़रूरी है कि एग्जीक्यूशन जिस चीज़ की होनी उससे पहले उसकी सिलेक्शन और डिज़ाइनिंग करवाई जाए, ताकि कल को किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर के दरमियान ना आए। मिसाल के तौर पे किचन बनना है तो किचन की सिलेक्शन के लिए आपको उसकी 2D बनानी है, 3D बनानी है एग्जीक्यूशन से पहले, ताकि जहाँ भी उसकी एलिवेशन को डिसाइड करना है कस्टमर ने वो बिफोर टाइम कर ले, प्रोडक्शन से पहले वो ये डिसाइड कर ले कि मुझे यहाँ पे ड्रॉस चाहिए, मुझे यहाँ पे ओपन कैबिनेट चाहिए, मुझे यहाँ पे शेल्फिंग चाहिए, ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ना हो। तो डिज़ाइनिंग के साथ साथ सिलेक्शन, कस्टमर को सिलेक्शन डे डिसाइड किया जाता है जिस पे आप फिज़िकली कुछ चीज़ें जो सैम्पलिंग नहीं की जा सकती हैं, कस्टमर उसको मार्केट में जाके देखना चाहता है, तो सिलेक्शन डे वाले दिन आप स्केजुलिंग करें और कस्टमर के साथ जाएं, उसको अपने वेंडर्स के पास लेके जाएं, उसको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाएं, उसके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, उसको सेटिस्फाई करें, उसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, बजट है, उसके मुताबिक उसको टाइल्स और बाकी चीज़ें मटेरियल आप पसंद करवाएं और फिर एग्जीक्यूशन में जाएं। क्योंकि अगर आपने उसको पसंद नहीं करवाया या उसके माइंड में कुछ और चीज़ है और आपने कुछ और लाकर लगा दी है या कुछ और डिज़ाइन कर दिया है, किसी और डिज़ाइन प्लान को फॉलो कर लिया है, तो कल को डिस्प्यूट बनेंगे। तो ये अगर पहले से आर्किटेक्ट की तरफ से 3D रेंडर्स नहीं प्रोवाइड किए हों, जो कि नॉर्मली अक्सर रेनोवेशन के प्रोजेक्ट्स में नहीं किए होते, तो रन टाइम में आपने एग्जीक्यूशन और प्रोडक्शन से पहले उनको ये चीज़ें सिलेक्ट करवानी है और डिज़ाइनिंग करके देनी है, ताकि कल को डिस्प्यूट ना हो। 10th पॉइंट अब डिस्कस करते हैं, आखिरी पॉइंट, 10वां पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है वो है हैंडओवर। हैंडओवर एग्रीमेंट में शुरू में ही मेंशन हो जाता है कि इस डेट से काम स्टार्ट हो रहा है और इस डेट पे काम ख़त्म होगा। समटाइम प्रोजेक्ट के दौरान रन टाइम में कुछ एडिशनल काम जो हैं वो डिमांड होती है कस्टमर की तरफ से, वो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी टाइमलाइन डिस्टर्ब होती है। आप एज़ पर स्केजुअल भी चल रहे हों तो फिर आपको उसको रिवाइज़ करना होता है। लेकिन जो भी हैंडओवर का टाइम है उस पर सक्सेसफुली कस्टमर को ना सिर्फ हैंडओवर करना प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, उसको हर चीज़ पास करवानी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हुई है और उसके साथ साथ उसको शिफ्टिंग करके देना। और हैंडओवर और शिफ्टिंग के बाद जो असल रिलेशन स्टार्ट होता है कस्टमर और कॉन्ट्रैक्टर का, वो है पोस्ट कंप्लीशन सर्विसेज।
यानी कस्टमर का काम सक्सेसफुली फिनिश हो गया, ऑन टाइम फिनिश हो गया, अब उसको हैंड ओवर हो गया, उसको शिफ्ट हो गया घर में, उसका फर्नीचर आ गया है, उसके बाद उसको कुछ टचअप्स की ज़रूरत है या हिंजेस ख़राब हो गए हैं या किसी जगह पे सीलिंग में इशू आ गया है, जो भी चीज़ें हैं उसको इस चीज़ की तसल्ली होनी चाहिए कि उससे एक प्रोफेशनल कंपनी से काम करवाया है और पोस्ट कंप्लीशन सर्विसेज भी उसको मिल रही हैं, ताकि उसको ये पीस ऑफ माइंड रहे कि मैंने जो काम करवाए हैं, जो पैसा खर्च किया है, मैं एक सेफ हैंड्स में हूँ। मुझे ऐसी प्रोफेशनल कंपनी मेरे बैक पे खड़ी है कि कल को कोई भी मसला आता है तो इनकी वारंटी है, इनकी गारंटी है और पोस्ट कंप्लीशन सर्विसेज भी मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। आम ठेकेदार के बस में नहीं होता। एक तो वो प्रोजेक्ट लेना फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत आसान काम है, लेकिन प्रोजेक्ट को टाइम पे क्वालिटी रखते हुए फिनिश करना हर कॉन्ट्रैक्टर के बस से बाहर है। तो जो प्रोफेशनल कंपनीज इसको अंडरस्टैंड करती हैं वो कॉन्ट्रैक्टर को ये पीस ऑफ माइंड दे सकती हैं कि काम टाइम पे ख़त्म हुआ है, अच्छी क्वालिटी का ख़त्म हुआ है, एज़ पर सेटिस्फैक्ट्री ख़त्म हुआ है और उसके बाद कल को जो भी इश्यूज़ आते हैं उसको भी वो रेक्टिफाई करने के लिए उनके पीछे खड़े हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की है आप अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं। आप कमेंट्स के थ्रू हम बहुत कुछ सीखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द।